नमस्कार दोस्तों, 14 मई 1998 ये वही दिन है जिस दिन भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका सहित पाकिस्तान में हलचल मच गई थी। ये दिन भारत के इतिहास में नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। ये वही दिन है जिस दिन भारत ने अमेरिका के नाक के नीचे एक नहीं बल्कि 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो आज के वीडियो में जानेंगे कैसे भारत ने अमेरिका के नाक के नीचे पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिव और आप देख रहे हैं सुपर फैक्ट्स के चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं कि न्यूक्लियर बम क्या होता है। न्यूक्लियर बम की इतनी क्षमता होती है कि एक बड़े शहर को सेकंडों में अंडरग्राउंड कर सकता है। इसमें इतनी एनर्जी होती है कि इसकी तबाही किसी साधारण बम से कहीं ज्यादा अधिक होती है। जब ये फटता है तो लोग पहले तो इसके एनर्जी और आग के कारण मार जाते हैं और बाकी इसके रेडिएशन से। भारत की परमाणु शक्ति बनने की कहानी में सबसे पहला नाम आता है होमी जे भाभा का। होमी जे भाभा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। इन्होंने 1940 के दशक के आसपास से इस सरकार को कहना चालू कर दिया था कि हमें भी न्यूक्लियर स्टेट बनना होगा। जब अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया था 1945 में, इन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए एनर्जी को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है और इन्होंने ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार की स्थापना की थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट हर कहीं नहीं हो सकता, खास करके आबादी वाले इलाकों में। इसीलिए भारत में बस एक जगह थी और वो थी थार रेगिस्तान। जैसलमेर और जोधपुर के बीच में एक जगह है जिसका नाम है पोखरण, जहां आज भी न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं। भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 18 मई 1974 को किया था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इस टेस्ट का सबसे खास मकसद ये था कि पूरी दुनिया को पता चले कि हमारे पास भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। भारत दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, UK, रशिया, फ्रांस और चाइना के बाद पहला देश था जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। भारत को न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने के लिए अमेरिका और कनाडा रिएक्टर्स प्रोवाइड किया करते थे। भारत ने क्या किया कि उसी में से कुछ रिएक्टर्स को न्यूक्लियर बम में बनाने के लिए इस्तेमाल कर दिया, जिससे क्या हुआ कि बहुत से देश भारत से नाराज हो गए। भारत ने NPT रूल को तोड़ दिया था, जिसके मुताबिक कोई भी देश न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकता, जिसके कारण अमेरिका और कनाडा ने भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई करना बंद कर दिया। आप सोच कर देखिए कि हमने सिर्फ एक छोटा सा न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट किया था, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे ऊपर अमेरिका ने कितने सारे सैंक्शन लगा दिए। हमारे देश के ऊपर इतना प्रेशर डाला गया और फिर 1975 में भारत में इमरजेंसी लागू हो गई और इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। तो आखिर दूसरे न्यूक्लियर टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? भारत ने जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो बस एक न्यूक्लियर डिवाइस का परीक्षण था, जिसे बस दुनिया को दिखाने के लिए किया गया था कि हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है और हम इसका इस्तेमाल कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन हमने कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया था। न्यूक्लियर वेपन वो होता है जो युद्ध के समय इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका ने जो जापान पे 2 बम गिराए थे वो एक तरह के न्यूक्लियर वेपन ही थे। न्यूक्लियर वेपन को फाइटर प्लेन और शिप्स पे कैसे लगाया जाए एक बहुत बड़ी समस्या थी। हमें एक ऐसा वेपन बनाना था जो कि थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन वाला हो, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देशों के पास यही टेक्नोलॉजी है। 1974 के बाद कोई भी प्रधानमंत्री वापस से न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि उन्हें भारत के ऊपर सैंक्शन का डर रहता था। फाइनली 1995 में PV नरसिम्हा राव ने बोला कि आप न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम पकड़े गए क्योंकि अमेरिका ने अपनी कुछ जासूसी सैटेलाइट्स को भारत के ऊपर, स्पेशली पोखरण रेंज के ऊपर लगा दिया था। फाइनली जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो 1996 में उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के महज एक दिन बाद ही न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर काम करना चालू कर दिया। उन्होंने अगले ही दिन DAE के अध्यक्ष R चिदम्बरम से मुलाकात की। उनके एक सहायक ने बताया कि एक शिष्टाचार वर्ष की गई मुलाकात नहीं थी। अटल 1996 में 13 दिनों की सरकार संभालने से ही परमाणु कार्यक्रम को लेकर गंभीर थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि 13 दिनों की सरकार में वाजपेयी ने जो एकमात्र कदम उठाया था वो DRDO और DAE को परमाणु परीक्षण की हरी झंडी देना था। लेकिन 13 दिन बाद उनकी सरकार गिर गई और टेस्ट रुक गया। फिर 1998 में अटल बिहारी की सरकार आई और इस बार तय था कि किसी भी हालत में न्यूक्लियर टेस्ट करना है। चलते हैं पोखरण रेंज की तरफ। सैनिकों की वर्दी में बैठे जिन 3 लोगों की बात हो रही है उनके छाती पर नाम लिखे थे कैप्टन आदिम मर्जबान, मेजर जनरल नटराज और मेजर जनरल पृथ्वीराज। पर भारतीय सेना में इन नामों के कोई अफसर थे ही नहीं। असल में कूट नाम थे जो 1995 की सदियों में ही तय कर लिए गए थे, जब भारत 3 परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा था। लेकिन तब ये खबर लीक हो गई और उस समय के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पीछे हटना पड़ा। कैप्टन आदिम मर्जबान के ड्रेस में पोखरण रेंज के विज्ञान अधिकारी थे, मेजर जनरल नटराज की ड्रेस में DEA के अध्यक्ष R चिदम्बरम थे और मेजर जनरल पृथ्वीराज की ड्रेस में DRDO के अध्यक्ष APJ अब्दुल कलाम थे। असल में इन्होंने ड्रेस इसलिए पहन रखी थी ताकि पोखरण रेंज में उनके लगातार हो रहे दौरे की खबर लीक न हो। प्लूटोनियम को पोखरण तक कैसे पहुंचाया गया? परीक्षण के 10 दिन पहले एयरफोर्स के AN-32 विमान ने रात में
मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इस प्लेन में लकड़ी के 6 क्रेट रखे हुए थे, जिनकी रखवाली स्टेन गन लिए हुए कुछ कमांडो कर रहे थे। ये क्रेट दिखने में उन बॉक्स जैसे थे जिसमें सेब रखे जाते हैं। क्रेट के अंदर धातु का एक कवच लगा हुआ था और उसके अंदर विस्फोटक कैटेगरी में प्लूटोनियम के गोले रखे हुए थे। इन गोलों को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में तैयार किया गया था और इनका वजन 5 से 10 किलो के बीच था। प्लेन ने उड़ान भरी और 2 घंटे में जोधपुर एयरपोर्ट पहुंच गया। वहां उन क्रेटों को प्लेन से निकालकर एयरपोर्ट के बाहर खड़े ट्रकों में लाद लिया गया। ट्रकों के इस काफिले के लिए किसी स्पेशल प्रोटेक्शन का इंतजाम नहीं किया गया था, जिससे कोई आम काफिला लगे और किसी को भी परमाणु परीक्षण संबंधी गतिविधियों की भनक न लगे। रात के अंधेरे में ट्रक पोखरण पहुंचे और वहां विस्फोटक डिटोनेटर्स और ट्रिगर पहले से ही पहुंच गए थे। प्लूटोनियम के गोले मिलते ही वैज्ञानिकों ने असेंबली का काम चालू कर दिया। अमेरिकी सैटेलाइट को चकमा देने के लिए सारा काम अंधेरी रातों में किया जाता था। 1982 में जब इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण को मंजूरी दी थी, तब पोखरण में 3 बेलनाकार कुएं खोदे गए थे। 1998 में जो परीक्षण हुआ था वो इन्हीं कुएं में हुआ था। लेकिन अमेरिका खुफिया एजेंसी को चकमा देने के लिए सेना ने 1998 से कुछ साल पहले ही पोखरण में जानबूझकर विचित्र तरीका अपना रखा था। साइट पर कभी कोई नया गड्ढा खोदा जाता तो कभी पुराने गड्ढे की सफाई की जाती। ऐसे में अमेरिकी सैटेलाइट अंदाजा नहीं लगा पाती कि आखिर पोखरण में चल क्या रहा है। और फिर परीक्षण वाले दिन हवाओं ने परीक्षण से कुछ घंटे पहले चिदम्बरम और कलाम कंट्रोल रूम में बैठे थे। तब रेंज के मौसम विज्ञान अधिकारी उनके पास गए और बताया कि अचानक से तेज हवा चलने लगी है। जब तक हवा थमती नहीं तब तक मिशन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ब्लास्ट के बाद अगर रेडिएशन फैला तो तेज हवा उसे गाँव के पास पहुँचा देगी और जिससे लोग मारे जाएंगे। हवा दोपहर तक नहीं थमी थी और बाहर का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। आखिरकार दोपहर के 3 बजे बाद हवा थमी और दोपहर के 3:45 पर तीनों बम को ब्लास्ट कर दिया गया। और ब्लास्ट ने पोखरण की जमीन के साथ क्या किया? पोखरण में हाइड्रोजन बम ब्लास्ट करने में एक समस्या थी कि गांव इतने नजदीक थे कि वैज्ञानिक कम से कम 45 किलो टन तक का ही ब्लास्ट कर सकते थे। 1 किलो टन 1000 TNT के बराबर होता है, यानी कि 45 किलो टन 45,000 TNT के बराबर होगा। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर के जरिए पहले ही कायदे से अंदाजा लगा लिया था कि रेडियो एक्टिविटी को जमीन के नीचे कैसे रोका जाए। जैसे ही ब्लास्ट किया गया, जमीन में 200 से 300 मीटर नीचे 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान पैदा हुआ। ये सूरज के बराबर का तापमान था। ब्लास्ट से करीब 1000 टन की चट्टान या छोटी पहाड़ी तुरंत भाप बनकर गिर गई और चट्टान के धंसने के साथ साथ उसके नीचे की चट्टान पिघल गई। वो फौरन ठंडी हो गई और उसने रेडियो एक्टिविटी को वहीं रोक दिया। फुटबॉल के मैदान के बराबर की जमीन कई मीटर ऊपर उठ गई। आसपास लगे दर्जनों भूकंप मीटर ने तुरंत परीक्षण को रिकॉर्ड करके उसकी पुष्टि कर दी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।